नमस्ते, मैं सुशील कुमार चौबे, यूनिसेफ और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से रिसोर्स पर्सन का कार्य कर रहा हूं और आज आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO IEC 17025 2017 जो जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग NABL प्रमाणीकरण या NABL एक्रेडिटेशन प्राप्त करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। पहले हम इस विषय का परिचय प्राप्त करेंगे, इसके लाभ क्या हैं, प्रक्रिया क्या है और इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के कुछ कंडिकाएं हैं, उनका भावार्थ क्या है, उनका परिपालन कैसे किया जाए, उसमें विशेष तौर पे इंटरनल ऑडिट पर बात भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा विगत दिनों जीवाणु परीक्षण में भी एक्रेडिटेशन प्राप्त किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए क्या निर्देश और प्रक्रिया होगी, इस पर बात करेंगे। मॉड्यूल 1 NABL एक्रेडिटेशन का परिचय। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे NABL एक्रेडिटेशन का महत्व और उद्देश्य। मॉड्यूल 2 NABL एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे एक्रेडिटेशन प्रक्रिया के विभिन्न कदम और आवेदन की आवश्यकताएं। मॉड्यूल 3 NABL एक्रेडिटेशन के लिए संसाधन और कर्मी आवश्यकताएं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे एक्रेडिटेशन के लिए आवश्यक संसाधन और कर्मियों की जिम्मेदारियां। मॉड्यूल 4 संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे प्रबंधन संरचना और ISO IEC 17025 मानकों के अनुरूप आवश्यकताएं। मॉड्यूल 5 जीवन रक्षक उपकरण। आइए अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 1 की ओर। विषय को प्रारंभ करते हुए हम सर्वप्रथम ये देखेंगे परिचय के अंतर्गत NABL क्या है। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्यरत है। यह जो है यह थर्ड पार्टी के माध्यम से टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के फील्ड में लेबोरेटरीज का असेसमेंट करके उन्हें एक्रेडिटेशन प्रदत्त करता है और यह एक्रेडिटेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO IEC 17025 2017 जो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की सामान्य आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किया गया है। जब कोई लेबोरेटरी इनका परिपालन करती है, उसके उपरांत उनका असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद फिर इन्हें एक्रेडिटेशन दिया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है तथा इसके अन्य कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता में है। जहाँ तक इसके लाभ का प्रश्न है, जब हमारी कोई भी प्रयोगशाला NABL एक्रेडिटेशन प्राप्त करती है, तो यह मानक प्रयोगशालाओं को अपने परीक्षण और कैलिब्रेशन परिणामों की सटीकता और उनकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। परिणामों की सटीकता और विश्वसनीयता, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो रिलायबल रहें और एक्यूरेट रहें, प्रिसाइज रहें। फिर प्रयोगशाला की क्षमता, उसकी निष्पक्षता और संचालन की सततता, मतलब उसका जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे, इसके लिए जो आवश्यकताओं को पूर्णतः परिभाषित करता है। ऐसा करने से प्रयोगशाला की क्षमता में भी वर्धन होता है। इसके साथ ही साथ इसका एक अन्य लाभ यह भी है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में हमें वृद्धि मिलती है। यह मानक प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा हमारे जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर कोई भी हो सकते हैं, हमारे जो निजी पेयजल स्रोतों का पानी की जांच कराने वाले जो आम नागरिक हैं, वे हमारे कस्टमर हो सकते हैं। हमारे अपने पेयजल प्रदाय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो आपके पास सैंपल लाते हैं, वो भी हमारे कस्टमर होते हैं। उन कस्टमर पर हमारा विश्वास बढ़ता है और अगर आप राजस्व की दृष्टि से देखें तो हमें निजी स्रोतों से की जांच से जो मिलती है उसमें भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से इसके लाभ हैं।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि NIBL एक्रेडिटेशन का उद्देश्य और महत्व क्या है और यह प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित करता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी एक्रेडिटेशन की प्रोसेस क्या होती है। एक्रेडिटेशन की जो प्रोसेस होती है उसे ISO IEC 17025 के अनुरूप मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स को तैयार करके और एक NABL 131 का अध्ययन करके हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। ये इसकी पहली स्टेप है। अब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेबोरेटरी है तो उसे एक्रेडिटेशन के लिए NABL 151 में अप्लाई करना होता है, और जो सब डिवीज़न लेबोरेटरीज़ हैं उनको NABL 139 के अनुसार भी आवश्यकताएं यदि वो पूरी कर लेते हैं तो उनको NABL 157 के अनुसार रिकॉग्निशन के लिए भी आवेदन करना अलाउ किया हुआ है। हालांकि लॉन्ग रन में उन्हें भी ISO IEC 17025 2017 के अनुसार ही एक्रेडिटेशन की कार्रवाई करना है। आप जब ऐसा कर लेते हैं, आवेदन के बाद आपको एक ID प्राप्त होती है, फिर उसके बाद आपके आवेदन की छानबीन की जाती है और अगर आवश्यकता होती है तो फिर उसमें अतिरिक्त जानकारी मांगते हैं NABL के कार्यालय से, उसे आप प्रदान करते हैं। इस प्रोसेस में आपका जो एक्रेडिटेशन है, अब हम एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन को अलग अलग देखेंगे। यहाँ तक कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो कॉमन थी। अब आप अगर एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके क्वालिटी मैनुअल का रिव्यू होता है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार सुधार और अतिरिक्त कार्य जानकारी इत्यादि मांगी जाती है। उसको आप फिर सुधार करके फिर आप NABL को वापस भेजते हैं। डॉक्यूमेंट का रिव्यू कहते हैं इसे। इसके बाद फिर आप अगर चाहें तो प्री असेसमेंट करा सकते हैं, और अगर आप प्री असेसमेंट को नहीं कराते हैं क्योंकि यह ऐच्छिक है तो आप सीधे सीधे फाइनल असेसमेंट आपकी लैब का कराएं। जो फाइनल असेसमेंट होगा उसको लीड असेसर और टेक्निकल असेसर द्वारा सामान्यतः किया जाता है, जो 2 दिन का या 1 दिन का भी हो सकता है। सामान्यतः यह 2 दिन का होता है। हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं प्रायः उनका 2 दिन का असेसमेंट होता रहा है। इस असेसमेंट के दौरान हमारा जो असेसर होते हैं वो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम का, डॉक्यूमेंट्स का, प्रोसेसेस का, प्रोसीजर्स का, पॉलिसीज़, रिकॉर्ड्स और बहुत महत्वपूर्ण है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, इनका वेरिफिकेशन फिज़िकली करते हैं, या कभी कभी कोविड के टाइम पे जैसे ये सब ऑनलाइन भी किया गया था। इसके बाद एक्रेडिटेशन की प्रोसेस में हम आगे देखेंगे कि जो कमियां या त्रुटियां पाई जाती हैं असेसमेंट के दौरान उन्हें नॉन कन्फर्मिटी या NC के रूप में सूचित किया जाता है। फिर लैब द्वारा NC के उत्तर के लिए प्रमाण और उसका रूट कॉज एनालिसिस करके अधिकतम 30 दिनों के अंदर उत्तर को भेजा जाना होता है। ये उत्तर जब संतोषजनक पाए जाते हैं तो NC को असेसर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और उस लेबोरेटरी को एक्रेडिटेशन के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। इसके बाद ये होता है कि असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसका जब वो NABL के पास पहुंच जाती है तो उसका उनके द्वारा स्क्रूटनी या छानबीन की जाती है। उसको ये उपयुक्त पाए जाने पर इसको CE के द्वारा इसका अप्रूवल होता है। फिर उसके बाद एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट जारी होता है। अब इसकी वैलिडिटी जो है सर्टिफिकेट की आपकी 4 साल की हो गई है, और इसमें 2 साल बाद जो है आपका रीअसेसमेंट और डेस्कटॉप सर्वेलेंस सब किया जाता है। तो ये तो थी संक्षेप में प्रक्रिया आपकी एक्रेडिटेशन को प्राप्त करने की। इसके साथ साथ हम ये देखें कि रिकॉग्निशन कैसे लेते हैं। तो रिकॉग्निशन की प्रक्रिया एक्रेडिटेशन जितनी वृहद नहीं है। इसमें PT यानी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के परिणाम अगर ये आपके संतोषजनक होते हैं तो कुछ न्यूनतम आवश्यक दस्तावेजों के साथ यदि आप आवेदन को प्रेषित करते हैं तो हमारी जो सब डिवीज़न लेबोरेटरीज़ हैं ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, तो उन्हें रिकॉग्निशन अवार्ड होता है जो कि 3 साल के लिए होता है। तो इस तरह से इन दोनों की प्रोसेसेस को हमने समझा कि क्या प्रोसीजर्स को समझा कि किस तरह से इनके जो एक्रेडिटेशन को और रिकॉग्निशन को प्राप्त किया जाता है।
इसके साथ साथ कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपडेट भी लेना चाहेंगे जो NABL 133 और विशेष तौर पे अभी जुलाई 2025 में NABL ने कुछ अपडेट्स इशू किए थे। जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज़ हैं वो अवश्य ये जानती हैं कि उनको NABL का सिंबल आवश्यक है वो रिपोर्ट में लगाया जाना। इसे कहते हैं सिंबल, न कि लोगो, ये ध्यान रखा जाए। NABL का सिंबल ही लगाया जाए, रिपोर्ट न लगाई जाए। दूसरी बात है कि नॉन एक्रेडिटेड पैरामीटर की रिपोर्ट्स को सेपरेटली लगाई जाए, सेपरेट फॉर्म पे सेपरेट रिपोर्ट में दर्शाया जाए। फिर यदि आपकी एक्रेडिटेशन की एक्सपायरी हो गई है, सस्पेंशन हो गया है या विड्रॉल हो गया है तो उसके बाद सिंबल नहीं लगाएं या किसी प्रकार का आप विज्ञापन न दें कि आपकी लेबोरेटरी एक्रेडिटेड है। ये थोड़ी सी भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है। अनऑथराइज्ड यूज़ भी करने पे जो मतलब सिंबल का अगर अनऑथराइज्ड यूज़ होता है तो उसमें फिर वैधानिक कार्यवाही NABL कर सकता है और वेबसाइट पर भी वो सूचना NABL के द्वारा ऐसी स्थिति में आपकी लेबोरेटरी के अगेंस्ट डाली जा सकती है। तो इस तरह से अभी समय समय पे हमें अपडेट भी लेना होता है जो NABL की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एक्रेडिटेशन प्राप्त करने के प्रमुख कदम क्या हैं और आवेदन और मूल्यांकन प्रक्रिया की क्या आवश्यकताएं हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब इसमें 1 से लेकर 8 तक अलग अलग कंडिकाएं हैं। 1, 2 और 3 के बारे में हम पहले जान लें कि पहला स्कोप दर्शाती है। सेकंड है आपका नॉर्मेटिव रेफरेंसेस या मानक संदर्भ क्या हैं जो इस पूरे डॉक्यूमेंट में जिनका यूज़ किया गया है। तीसरा आता है जो विभिन्न टर्म्स और कंडीशंस जो इस डॉक्यूमेंट में यूज़ की गई हैं तो उनको वाक्यों में, सरल वाक्यों में समझाया गया है। जो कंडिका नंबर 4 है या क्लॉज 4 है वो ये कि 4.1 जो है वो निष्पक्षता को अपनाए जाने पर आपका बल देता है कि प्रयोगशाला में निष्पक्षता को अपनाया जाए, गोपनीयता को अपनाया जाए और इससे संबंधित विस्तृत आवश्यकताओं को इसमें परिभाषित किया गया है। ये सामान्य आवश्यकताएं हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत इसको श्रेणीबद्ध किया गया है। इसके बाद 5वें नंबर पे है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। इसमें जैसे लीगल आइडेंटिटी है, फिर मैनेजमेंट को चिन्हित करके उसके जो डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, उनका डॉक्यूमेंटेशन। फिर ये जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी ISO IEC 17025 के अनुसार भी होना चाहिए। फिर विभागीय संरचना कैसी है, उसका आपस में संबंध क्या है और उनके दायित्व क्या हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इनके हमारे जो अमला है जो प्रयोगशाला में कार्य कर रहा है उसके पास जो वर्तमान कार्य हैं उसके अलावा अन्य निर्धारित दायित्व क्या क्या हैं ताकि हमें सततता और लेबोरेटरी का मैनेजमेंट सिस्टम का मेंटेनेंस, इम्प्रूवमेंट और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा और उनको किस तरह से हम मिनिमाइज़ करें ताकि हमारा सिस्टम कम से कम डिस्टर्ब हो और हमारी इफ़िशियंसी को कैसे सुनिश्चित करेंगे, मैनेजमेंट को सूचित करना इत्यादि। इस तरह से जो है आवश्यकताएं हमारी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत बताई गई हैं। इसके बाद 6वें नंबर पे है रिसोर्स रिक्वायरमेंट। रिसोर्स का रिक्वायरमेंट मतलब संसाधन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं, जैसे कि आपका अमला कौन है, क्या है, उनकी सुविधाएं क्या हैं, उपकरण क्या हैं और फिर आपकी सहायक सेवाएं क्या क्या हैं। जैसे आप अमले में देखें तो निष्पक्ष होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, उनके दायित्व पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए, उनके पास अधिकार भी होना चाहिए, कामों को करने के लिए वे अधिकृत भी होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम आगे देखेंगे कि आपके उपकरण, आपकी जो प्रयोगशाला हैं उसमें पर्याप्त सुविधाएं हों, उसकी जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हों, उपकरणों का हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज इत्यादि प्रॉपरली हो, कैलिब्रेशन हो, वेरिफिकेशन हो, उनका समय समय पर इंटरमीडिएट चेक किया जाए, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं। इस तरह से हम उपकरणों के बारे में भी हमें सजग होना होगा और पुष्टि करना होगा कि हम ये सब कर रहे हैं। इसके बाद मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी, यानी
माप संबंधी पता करने की क्षमता हमारी जो है वो किस प्रकार से हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, हमारे सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल या रेफरेंस मटेरियल्स कैसे होना चाहिए, उनका ISO 17034 के अनुसार उनका कंप्लायंस होना चाहिए, उपकरणों का कैलिब्रेशन होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल कैलिब्रेशन किन किन उपकरणों का होना चाहिए, इंटरनल इन हाउस कैलिब्रेशन किन किन उपकरणों का होना चाहिए। इसके बाद कौन कौन से हमारे पास बाहरी स्रोतों से जो सामग्री और सेवाएं प्राप्त होती हैं इत्यादि, उनके बारे में जानकारी को किस तरह से मेंटेन किया जाए, इसके लिए हमें किन प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम आते हैं जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स हैं। जब पानी का सैंपल आता है उसके बाद की हमारी क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, उसमें जैसे कि सबसे पहले हमें अनुरोध प्राप्त होता है कस्टमर का या उसका प्रस्ताव प्राप्त होता है, फिर उस अनुबंध की या अनुरोध की हम समीक्षा करते हैं। फिर कौन सी विधि से आप पानी की टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि आप APHA अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन 24th एडिशन या IS 3025 के डिफरेंट पार्ट्स के अनुसार अलग अलग पैरामीटर का परीक्षण करते हैं जो आपके स्कोप में वर्णित होता है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि आपकी मेथड्स सत्यापित करने की क्या आवश्यकता है, कैसे इसकी आपूर्ति की जाएगी। फिर इसके बाद पानी का नमूना जो आपके यहाँ आता है उसको लेबोरेटरी में आने के बाद किस तरह से आप उसका हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्पोजल इत्यादि करते हैं। टेक्निकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए। इसके बाद मेजरमेंट अनसर्टिनिटी एक पूरा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके माध्यम से हम हमारी प्रोसेस रिक्वायरमेंट को एक 7.6 नंबर का जो क्लॉज है उसके अंतर्गत इसकी पूर्ति करते हैं। मेजरमेंट अनसर्टिनिटी के बाद आता है कि हमें देखना होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उनकी वैधता को भी हमें परिणामों को सुनिश्चित करना है कि हमारे परिणाम वैध हैं। तो उसके भी उसमें विधियां और टूल्स बताए गए हैं कि हम उसको सुनिश्चित कैसे करें, रिपोर्टिंग की मैकेनिज़्म क्या हो, कंप्लेंट्स को कैसे डील करें, NCs को कैसे डील करें। NCs का मतलब है जो आपकी कमियां पाई जाती हैं, नॉन कन्फर्मिंग वर्क्स होते हैं। फिर डाटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आता है। इसके बाद आते हैं हम जो मैनेजमेंट की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसी होना चाहिए और उसकी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं। ISO IEC 17025 में सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन, कंट्रोल, रिकॉर्ड्स का कंट्रोल, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड आपकी एक्शन। इसके बाद आप इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे लेबोरेटरी में इम्प्रूवमेंट के क्या आपके वेरिफिकेशन टूल्स हैं और करेक्टिव एक्शंस कैसे लेंगे। इसके बाद आता है इंटरनल ऑडिट जो कि प्रयोगशाला का ISO IEC 17025 के परिप्रेक्ष्य में इंटरनली न्यूनतम वर्ष में एक बार किया जाना होता है और इसे किस तरह से किया जाए। और फिर इसके उपरांत में अंत में आता है इसका मैनेजमेंट द्वारा इसकी समीक्षा, जिसको कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कहते हैं, MRM। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एक्रेडिटेशन के लिए आवश्यक संसाधन, कर्मियों की जिम्मेदारियां और प्रयोगशाला संचालन के लिए जरूरी संसाधन कौन से हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आप अप्लाई करने जाते हैं तो आपको अलग अलग फ़ीस देना होती है। जो मैं इसका संक्षेप आपसे बताना चाहूँगा, NABL 100A 22/11/2024 और NABL 100B जो 21/2/2024, ये 100A और 100B के अनुसार आपको अलग अलग समय समय पे फ़ीस का पेमेंट करना रहता है। असेसर्स का भी पेमेंट के लिए भी इसमें मार्गदर्शिका दी गई है। तो आप 100A और 100B को इस परिप्रेक्ष्य में अवश्य पढ़ लें। इसी में बैंक का विवरण भी दिया गया है जहाँ कि हमें भुगतान करना है। तो इस तरह से हमको फ़ीस, भले ही वो आपको NABL के अलग अलग NABL के लिए अलग अलग पेएबल होती है या असेसर के लिए जो व्यवस्थाएं और पेमेंट्स इत्यादि होते हैं उससे संबंधित हो, तो वो आपको NABL 100A और 100B में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगर आप शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जानना चाहते हैं कि अनुभव और शैक्षणिक योग्यता
आपके सिग्नेटरी अथॉरिटी, क्योंकि इसमें एक सिग्नेटरी अथॉरिटी रहेंगे लेबोरेटरी के, जो टेस्ट रिपोर्ट पे साइन करने के लिए अधिकृत होंगे। तो उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की जो जानकारी है वो NABL 151 में मेंशन्ड है। तो आप इसे भली भांति विस्तार से देख सकते हैं। अधिकृत सिग्नेटरी रिपोर्ट पे साइन करें। दूसरा कि सिंबल को रिपोर्ट के टॉप पर ही लगाएं, लोगों को कहीं न लगाएं। लोगों को लगाने के लिए कोई भी प्रयोगशाला अधिकृत नहीं है, यह NABL द्वारा स्वयं यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि NABL के सिंबल के स्थान पर आप किसी नैरेटिव का इस्तेमाल न करें। इसके लिए इसके साथ साथ यह कि आप जो रिपोर्ट है, आपके रिपोर्ट पे जो आपकी लेबोरेटरी का नाम और पता वगैरह दिया है, यह वह ही होना चाहिए जो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। ये आपस में अलग अलग नहीं होना चाहिए। फिर सिंबल के उपयोग पे भी एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। जहाँ अब आप क्वालिटी प्रोसीजर मैनुअल बनाने जाते हैं तो जो डिफरेंट प्रोसीजर्स बनाना होती है, उसमें एक प्रोसीजर आपके सिंबल के उपयोग पर भी होती है। फिर यथा आवश्यकता आप इसमें ILA मार्क का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको परमिशन लेना होती है पोर्टल पे आवेदन करके। वो उसकी प्रोसेस है, एडिशनल प्रोसेस है। तो इस तरह से आपको कुछ बातें बताना थी जो आपके सर्टिफिकेट और सिंबल से रिलेटेड थी। ये 18 मई 2022 को NABL द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण निर्देशों का एक हिस्सा है। तब तक आपके सारे पैरामीटर्स एक्रेडिट न हो जाएं, तब तक यह लेबोरेटरी NABL एक्रेडिटेड है। दिस लेबोरेटरी इज़ NABL एक्रेडिटेड। इस तरह का उल्लेख कहीं भी ना करें, क्योंकि ऐसे में कुछ भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक आपका अमुक पैरामीटर एक्रेडिटेड पैरामीटर्स में नहीं है, जिसको कि कस्टमर टेस्ट करवाने चाहते हैं। तो वो तो यह समझ के कि आपका ये पैरामीटर भी एक्रेडिटेड होगा, आपसे टेस्ट करा लेंगे, मगर उन्हें बाद में मालूम पड़ेगा कि ये तो पैरामीटर एक्रेडिटेड नहीं है। तो इस तरह से आपके माध्यम से एक भ्रम उत्पन्न किया गया कस्टमर के लिए, इसीलिए इस रेस्ट्रिक्शन को यहाँ पे बताया गया है। टेस्ट रिपोर्ट पे सिर्फ एक्रेडिटेड पैरामीटर ही दिखाएं, कहीं फुटनोट में स्टार वगैरह का उपयोग करके कोई अलग से स्पष्टीकरण न दें। फिर आप CRM और उपकरण वगैरह को, स्टाफ को शेयरिंग वगैरह की ऐसी कोई अलाउड नहीं है कि आप एक लेबोरेटरी का दूसरी लेबोरेटरी में CRM और मटेरियल वगैरह को आपस में शेयर करते रहें। फिर इसके बाद एक टेस्ट रिपोर्ट में एक यूनिक लेबोरेटरी नंबर, जिसको ULR बोलते हैं, ULR को लगाने के लिए आपको 18 डिजिट का 18 बॉक्स का एक ULR क्रिएट करके हर रिपोर्ट पे लगाना होता है। इसके लिए 9/11/2021 को NABL ने एक पत्र जारी करके इसे स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद हमें समय समय पे कम से कम साल में एक बार न्यूनतम इंटरनल ऑडिट कराएं, जो कि ट्रेंड और स्किल्ड व्यक्ति हो, जो सब्जेक्ट का नॉलेज रखता हो। उसका आप प्रॉपर प्लान बना लें कैसे ऑडिट कराना है। इसके बाद ऑडिटर से सहमति वगैरह लेके, उनसे पहले बात कर लें, उनसे सहमति लेके फिर एक निश्चित डेट टाइम तय करके फिर आप स्टाफ को सूचित कर दें। फिर वहाँ पे उस दौरान आप ऑडिट रखें। उस दौरान कोई ज़रूरी नहीं कि आप विटनेस भी रखें। इसके बाद आप एक NABL 219 नंबर का एक चेक लिस्ट है, उसमें आप उसको आप यूज़ करें। उसका जो ऑडिटर के द्वारा यूज़ किया जाए, जिसके माध्यम से वो ऑडिट करे, उसमें जो चेक लिस्ट है उसको प्रॉपरली भरा जाए। NC जो भी बनाई जाती है, कमियां जो होती हैं, मेजर हो या माइनर हो, उनको उसके फॉर्मेट में भरें। ओपनिंग मीटिंग, क्लोजिंग मीटिंग, एक न्यूट्रल, निष्पक्ष, गोपनीयता के साथ किया गया ऑडिट बहुत अच्छा माना जाता है। और किसी व्यक्ति विशेष की ऑडिट के दौरान पर्सनल आलोचना न करें, तथ्यात्मक रहें, त्रुटि, लेट अस बी फैक्ट फाइंडर एंड नॉट द फॉल्ट फाइंडर, ये एक आवश्यकता सजेस्ट की गई है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्रबंधन संरचना, आंतरिक ऑडिट और दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं और ISO/IEC 17025 मानकों के अनुसार हमें क्या कदम उठाने चाहिए।
आइए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इसके बाद जो भारत सरकार द्वारा अभी पिछले दिनों में एक निर्देश जारी हुआ था दिसंबर 2023 में कि आप लेबोरेटरीज़ को माइक्रोबायोलॉजिकल एक्रेडिटेशन भी कराएं। इसके लिए चीफ सेक्रेटरीज़ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी मार्च 2025 तक लेबोरेटरीज़ में केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल एक्रेडिटेशन पैरामीटर्स पे एक्रेडिटेशन की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया था। तो इस तरह से और समय समय पे वीसीज़ के दौरान भी काफ़ी निर्देश दिए जाते हैं और इसका रिव्यू किया जाता है। तो हमें आवश्यकता है कि हम जीवाणु परीक्षण में भी हमारी लेबोरेटरीज़ का एक्रेडिटेशन प्राप्त करें। तो इसके लिए कुछ लेबोरेटरीज़ को चिन्हित किया गया प्रदेश में। तो ये लेबोरेटरीज़ 9 लेबोरेटरीज़ हैं। 9 में से एक लेबोरेटरी जो स्टेट लेबोरेटरी है उसने तो एक्रेडिटेशन प्राप्त कर लिया है। बाकी कुछ 7 डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी हैं और एक सिरमौर की जो है वो सब डिवीज़न लेबोरेटरी है। तो इन्हें चिन्हित किया गया है, तो इन्हें भी अब आने वाले समय में एक्रेडिटेशन के लिए कार्रवाई करना होगा। तो इस तरह से हमें जो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे, जो हमारे क्वालिटी मैनुअल में कुछ चेंजेस करना रहते हैं, कुछ SOPs बनाना होंगी और SOPs क्वालिटी मैनुअल में चेंजेस, और इसके अलावा क्वालिटी प्रोसीजर्स में भी कुछ अमेंडमेंट्स करना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग केमिकल पैरामीटर के ऊपर एक्रेडिटेशन लिए हैं। अब हमें माइक्रोबायोलॉजी में एक्रेडिटेशन लेना है, तो कुछ डॉक्यूमेंट में हमें चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स करना होंगे। इसके बाद हम ये अंत में देख लेते हैं कि हमारे पास अभी जो वर्तमान में जो प्रचलित विधियों में जो जो एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया जा रहा है वो 2 विधियां हैं। एक तो है IS 15185, मैं रिपीट कर रहा हूँ, IS 15185 2016 रीअफर्मेशन इसका हुआ है 2021 में, जो ISO 9308 2014 के अनुसार है। इसमें जो है पानी में जीवाणु परीक्षण को CCA मेथड से करने के लिए विधि को बताया गया है। इसके अलावा दूसरी मेथड है जो कि IS 17819 2022, ISO 9308-2-2012 एवं या अथवा कह सकते हैं अमेरिकन पब्लिक हेल्थ APHA अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन 24th एडिशन का 9223B में वर्णित विधि के अनुसार एक्रेडिटेशन प्राप्त करना। तो ये प्राय 2 विधियों के द्वारा अभी वर्तमान में इंडिया में माइक्रोबायोलॉजी का एक्रेडिटेशन प्राप्त किया जा रहा है। हालांकि अन्य और विधियां भी वर्णित हैं, तो हम लोग एक्रेडिटेशन की कार्यवाही इस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है, आप जब लेबोरेटरी को इसमें प्लान करते हैं तो इसमें यूरिन डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए आपका, ताकि कंटामिनेशन का इसमें रिस्क ना हो। और एक बार अगर कोई व्यक्ति एनालिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जब लैब में जाता है तो वो सारी प्रक्रिया करके फिर दूसरे रास्ते से ही बाहर निकलता है। इस दौरान वो प्रवेश जा करके डिकंटामिनेट रूम में जाता है, फिर क्रॉस ओवर बेंच से चेंज रूम में जाए, उसके बाद मीडिया प्रिपेयर करे, स्टेरिलाइजेशन करे, फिर लेमिनार फ्लो में इनॉकुलेशन करे या BSc में करे, उसके बाद इंक्यूबेशन हो, फिर बायोकेमिकल रूम में जाए ज़रूरत के अनुसार। इसके बाद लास्ट में वो डिस्कार्डिंग एरिया या वॉशिंग एरिया में जाता है और फिर फाइनली एग्ज़िट करता है। और एक इमरजेंसी एग्ज़िट भी सजेस्टेड है। तो इस तरह से एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है जिसमें कि वन साइडेड मूवमेंट ही अलाउड है, ताकि कंटामिनेशन अगर हो चुका है कपड़ों में या शरीर पर किसी एनालिस्ट के, तो वो वापस सिस्टम में न आए। तो इस तरह से एक आवश्यकता को बताया गया है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मार्च 2025 तक प्रयोगशालाओं को ISO मानकों अनुसार माइक्रोबायोलॉजिकल एक्रेडिटेशन प्राप्त कर गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अब चलिए बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर।
इस तरह से हम लोग एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन के बारे में अभी अलग अलग पहलुओं पर आपसे चर्चा कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है जिसका आप उत्तर दें और इसका उत्तर आप जब दे देंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए भविष्य में उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। इस तरह मेरी जानकारी का अब मैं विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार। इस प्रशिक्षण में हमने जाना NABL भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक अंग है जो ISO IEC 170-252-017 मानक के अनुसार प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करता है। इसका उद्देश्य परीक्षण परिणामों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया में दस्तावेज तैयारी, असेसमेंट और सुधारात्मक कार्यवाही शामिल होती है। NABL प्रमाण पत्र 4 वर्ष के लिए मान्य होता है, जिसमें 2 वर्ष बाद पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। सिंबल का उपयोग केवल रिपोर्ट में और निर्धारित अवधि तक ही किया जा सकता है। आंतरिक ऑडिट, जीवाणु परीक्षण, एक्रेडिटेशन और डिजिटलीकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अंततः NABL एक्रेडिटेशन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता का प्रतीक है।